हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज के क्लास को कंटिन्यू क्लास रखेंगे हम प्रीवियस क्लास का, जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके यूनिट 1 के, जहाँ पे इंट्रोडक्शन डिस्कस किया है हमने इकोनॉमिक्स का, उसके बेसिक जितने भी टर्म्स हैं उसके रिगार्डिंग जो भी पॉसिबल MCQ टाइप क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, मैं उन क्वेश्चंस को करा रही थी और ये कंटिन्यू पार्ट रहेगा बिकॉज कुछ क्वेश्चंस रह गए थे हमारे। तो चलो शुरू करते हैं और शुरुआत करेंगे। लास्ट क्लास में 12 नंबर क्वेश्चन तक देख लिया था, तो आज 13 नंबर क्वेश्चन से हम शुरुआत करेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है हु गेव द डेफिनेशन of economics, who gave the definition of economics related to welfare. चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। हालांकि आंसर हम लोगों को आना चाहिए बिकॉज डिस्कस तो किया हुआ ही है ऑलरेडी, बट स्टिल हम ऑप्शंस देखेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है एडम स्मिथ। ऑप्शन बी में कह रहा है मार्शल। ऑप्शन सी है रॉबिन्स और ऑप्शन डी है सैमुअल्सन। सो इकोनॉमिक्स के 4 मेन डेफिनेशंस हैं। लास्ट क्लास में भी हम डिस्कस कर रहे थे बिकॉज इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ऑलरेडी थे हमारे पास। तो वो डेफिनेशन वाला जो पार्ट है ना, जो टॉपिक है, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आप एक बार उसको ज़रूर देख लेना और शॉर्ट में उसको आप याद रखने का ट्राई कर लेना ताकि आपके क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप में आराम से कवर अप हो जाएं। तो इकोनॉमिक्स की परिभाषा रिलेट की गई है वेलफेयर से थ्रू मार्शल। मार्शल ने डेफिनेशन जो दिया है उसमें उन्होंने ह्यूमन वेलफेयर के बारे में बताया कि इकोनॉमिक्स में हम एक्चुअली ह्यूमन वेलफेयर के बारे में पढ़ते हैं। एडम स्मिथ ने डेफिनेशन दिया था रिलेटेड टू वेल्थ, धन से संबंधित ये इन्होंने डेफिनेशन दिया था। रॉबिन्स ने डेफिनेशन दिया है स्कैरसिटी से रिलेटेड, कमी से रिलेटेड, कि कैसे हम चॉइस करते हैं स्कैरसिटी। और सैमुअल्सन का डेफिनेशन इज़ रिलेटेड टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो इस तरह से चारों लोगों ने अपने अपने डेफिनेशंस को दिया है और 30 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहाँ पे बात हो रही है मार्शल की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट से मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, जहाँ पे बोल रहा है सवाल में द वर्ड माइक्रो। सवाल है द वर्ड माइक्रो फर्स्टली यूज्ड बाय। बोलते हैं माइक्रो शब्द पहली बार किसके द्वारा इस्तेमाल किया गया था। ऑप्शंस हैं हमारे पास, 4 ऑप्शंस हैं, फटाफट से देखें। पहला ऑप्शन है मार्शल, दूसरा ऑप्शन में दिया हुआ है बाउल्डिंग, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है केन्स और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है रैगनर फ्रिश। इस सवाल का जवाब भी आप आराम से करेंगे हमारे साथ साथ, हम लोग साथ साथ में ही करते चलेंगे बिकॉज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी को ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वी कैन सिंपली कैटेगराइज इनटू 2 पार्ट्स, इनटू 2 टर्म्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। और ये काम करने वाले इकोनॉमिस्ट का नाम था रैगनर फ्रिश। रैगनर फ्रिश ने इकोनॉमिक्स को माइक्रो और मैक्रो में बांटा है। उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स को हम 2 लेवल पे पढ़ सकते हैं, एक तो माइक्रो लेवल पे मतलब इंडिविजुअल लेवल पे, और अगला मैक्रो लेवल पे यानी कि लार्ज लेवल पे, एग्रीगेट पूरी इकोनॉमी के लेवल पे। तो राइट आंसर होगा आपके क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15। तो यूज्ड बाय वगैरह को लेकर के कंफ्यूज नहीं होना है। सवाल जैसे है आप एक बार ध्यान से उसको पढ़ेंगे
घुमाने के लिए सवाल आपके दिए रहते हैं, अलग अलग तरीके से लिखे रहते हैं, बट काइंड ऑफ आंसर्स जो हैं वो लगभग सेम ही होता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जहाँ पे एक स्टेटमेंट गिवन है, कह रहा है अकॉर्डिंग टू होम किसके द्वारा इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स का एक डेफिनेशन है, फेमस डेफिनेशन है कि इट इज़ अ साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, और सवाल में पूछ रहा है कि ये किसका डेफिनेशन है। तो पहला ऑप्शन है जेस मिल, दूसरा ऑप्शन है ए मार्शल यानी कि अल्फ्रेड मार्शल, तीसरा ऑप्शन गिवन है पॉल सैमुएल्सन, और चौथा ऑप्शन है एडम स्मिथ। तो देखो, इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन जो है वो रिलेट किया गया है ह्यूमन वेलफेयर से, और ह्यूमन वेलफेयर का साइंस इकोनॉमिक्स को मार्शल ने बोला है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा आपके क्वेश्चन नंबर 15 का। रिपीट किया हुआ है बट वैरायटी है क्वेश्चंस की, अलग अलग तरीके से लैंग्वेजेस में, वर्ड्स में लिखे हुए हैं, इसलिए मैं इसको एक बार आपके लिए यहाँ पर डिस्कस कर दे रही हूँ। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू द मार्शल, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। मानव कल्याण की बातें मार्शल ने की है। अर्थशास्त्र में हम उनके बारे में ही पढ़ते हैं कि कैसे धन का इस्तेमाल करके ह्यूमन जो है वो अपने वेलफेयर को बढ़ा सकता है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, जहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग is not a factor of production। बोलता है कि गिवन ऑप्शंस में से बताइए कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि प्रोडक्शन का फैक्टर नहीं है। ऑप्शंस देख लें, पहला है लैंड, दूसरा है ऑप्शन में लेबर, तीसरा है मनी, और चौथा है कैपिटल। आपको मैंने कल ही एक क्वेश्चन डिस्कस करते हुए बताया था कि प्रोडक्शन के कुछ फैक्टर्स होते हैं। मेन प्रोडक्शन के 4 फैक्टर्स होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, और उन 4 में से वो 4 मेन फैक्टर्स हैं। तो लैंड तो है, लेबर भी है, कैपिटल भी है, एंटरप्रेन्योर नहीं है गिवन ऑप्शन में। तो ऑप्शन सी जो है मनी, ये आपका प्रोडक्शन का फैक्टर नहीं है। ठीक है, आपसे यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में नहीं पूछ रहा, बोला फॉलोइंग में से कौन सा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है। अच्छा, मनी के बारे में कंफ्यूज नहीं होना है कि मनी कैसे नहीं है, मनी के बिना तो प्रोडक्शन नहीं हो सकता, सही बात है, नहीं हो सकता, लेकिन डायरेक्ट आप मनी को यूज़ नहीं करते हो इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। आप मनी को पहले, मनी से, पैसों से आप खरीदते हो चीज़ों को, जैसे कि मशीन या लेबर आप लेके आते हो, इन टर्म्स ऑफ मनी आप लाते हो, एंड देन आप उसका इस्तेमाल करते हैं। तो एक डायरेक्ट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करें तो मनी नहीं है, इसलिए सही आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का होगा ऑप्शन सी, विच इज़ मनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 17, जहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग is studied under macroeconomics। बोलता है फॉलोइंग में से कौन मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी किया जाएगा। ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके, अच्छा मैक्रो नहीं है, इट्स माइक्रो, ठीक है, माइक्रो। ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहला है
ऑप्शन इंडिविजुअल फैमिली, ऑप्शन बी है इंडिविजुअल फर्म, ऑप्शन सी कह रहा है इंडिविजुअल इंडस्ट्री, और ऑप्शन डी कहता है ऑल दी अबव। सो ये बताने की ज़रूरत नहीं, माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब ही हो गया जहाँ पे आप इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी कर रहे हो, जहाँ पे आप स्मॉल लेवल पे स्टडी कर रहे हो, तो इंडिविजुअल फैमिली भी आएगा, इंडिविजुअल फर्म भी आएगा, इंडिविजुअल इंडस्ट्री भी आ जाएगा। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 17 कि भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम हर तरह के इंडिविजुअल एस्पेक्ट की स्टडी करते हैं, चाहे कोई फैमिली की बात हो रही है, चाहे इंडिविजुअल फर्म हो, फर्म मतलब जहाँ उत्पादन होता है, इंडस्ट्री मतलब भी जहाँ उत्पादन होता है, दोनों में डिफरेंस है। फर्म एक सिंगल यूनिट को बोल सकते हैं, सिंगल एज इन यूनिट को बोलते हैं, और इंडस्ट्री इज़ अ ग्रुप ऑफ फर्म्स। तो उत्पादन का काम दोनों जगह हो रहा है, बट इंडिविजुअल लेवल पे बात करो तो दैट इज़ फर्म्स एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, जहाँ पे कह रहा है कि इंग्लिश लेटर micro, English letter micro has been taken from Greek word the English word is macro, ग्रीक वर्ड मिक्रोज, ठीक है, तो वहाँ से लिया गया है विच मीन्स, जिसका मतलब बताइए। जो मैक्रो वर्ड है वो इंग्लिश वर्ड है जो कि ग्रीक वर्ड मिक्रोज से लिया गया है। सवाल में पूछ रहा है कि वो जो मिक्रोज है उसका मतलब बताएं क्या होता है। ऑप्शन है पहला ए नैरो, ए ऑप्शन नैरो, बी ऑप्शन ब्रॉड, सी ऑप्शन है इंडिविजुअल, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो ये चार ऑप्शंस हैं मैक्रो के, मैक्रोज के मतलब के लिए। तो मैक्रो वर्ड का मतलब ही होता है लार्ज, बिकॉज मैक्रोज जिस ग्रीक वर्ड से ये लिया गया है, मैक्रोज का भी मतलब होता है लार्ज। तो यहाँ पे लार्ज से रिलेटेड जो भी है, नैरो मतलब छोटा ही हो जाएगा, ब्रॉड हो जाएगा, इंडिविजुअल नहीं होगा, नन ऑफ दीज नहीं होगा। ऑप्शन बी यानी कि ब्रॉड विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 18, जहाँ पे इसका मतलब है ब्रॉड मैक्रोज का मीनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। नंबर क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग is a characteristics of macro इकोनॉमिक्स। फॉलोइंग में से कौन सा एक मैक्रो इकोनॉमिक्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है? इसके ऑप्शंस ज़रा देखने होंगे। पहला ऑप्शन कहता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है, स्टडीज नेशनल इनकम, कॉमा फुल एम्प्लॉयमेंट, कॉमा जनरल
प्राइस लेवल ETC। ऑप्शन बी कहता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है स्टडी करता है द पॉलिसीज related to entire economy। ऑप्शन सी जहाँ पे कह रहा है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स आर the important subject matter of macro economics। और ऑप्शन डी है all the above। बोलता है कि फॉलोइंग में से मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहला, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो नेशनल इनकम, फुल एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल इसकी स्टडी करता है। सही बात है, पूरे एग्रीगेट लेवल पे स्टडी करता है, तो ये सारे पार्ट उसमें आ रहे हैं, ये सारे टर्म्स उसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। ऑप्शन बी में कह रहा है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो स्टडी करता है अबाउट दोज पॉलिसीज़ जो कि पूरी की पूरी इकोनॉमी से रिलेटेड है। ये भी बिल्कुल सही बात है, तो ये भी होगा। ऑप्शन सी कहता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। बिल्कुल ठीक। ऑप्शन डी जो है वही आपका राइट आंसर है फॉर क्वेश्चन नंबर 19। क्लियर है? तो इस तरह से जो भी स्टेटमेंट हैं आप एक बारी पढ़ें, ध्यान से समझें, और उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाएंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20। जहाँ पे कह रहा है कि विच सब्जेक्ट इज इंक्लूडेड in the subject matter of macro economics। ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट मैटर जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इंक्लूडेड होगा। देखो ऑप्शंस भी देखोगे तो लगभग आपको सेम से मिलेंगे। अभी अभी जो सवाल देखा था शॉर्ट है, बट जैसे कि पहला ऑप्शन कहता है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। ऑप्शन बी कहता है जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन रिलेटेड ऑल द थ्योरीज। ऑप्शन सी है जहाँ पे कह रहा है थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल। और ऑप्शन डी है ऑल दी एबव। सो ये चार ऑप्शंस हैं। सवाल में मैक्रो इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट मैटर के बारे में पूछ रहा है। मैक्रो इकोनॉमिक्स जहाँ पे हम लार्ज लेवल पे स्टडी करते हैं, ब्रॉडर एस्पेक्ट में इकोनॉमिक फैक्ट्स की स्टडी कर रहे होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन देखें इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। तो एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, इनकम थ्योरी, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का पोर्शन है बिकॉज ये ओवरऑल इकोनॉमी के बारे में बात कर रहा है, तो वो होगा। ऑप्शन बी कहता है जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन थ्योरी। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, ठीक है, तो जो महंगाई से संबंधित सारी थ्योरीज है, और जनरल प्राइस लेवल यानी कि पूरी इकोनॉमी में जो कीमत का स्तर है, तो वो भी ब्रॉडर एस्पेक्ट का टर्म है, तो इसलिए वो इंक्लूडेड होगा। ऑप्शन सी कहता है थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल।
ट्रेड साइकिल एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है जहाँ पे हम स्टडी करते हैं कि इकोनॉमी में पहले चीज़ें जो है वो ग्रो करती हैं, ग्रोथ होता है, एक्सपेंशन होता है, फिर इकोनॉमी जो है वो पीक पर पहुँचती है, मतलब अपने हायर पोजीशन पर पहुँचती है। फिर इकोनॉमी में धीरे धीरे क्या होता है, तो इकोनॉमी में डिप्रेशन आने लगता है, और डिप्रेशन आते आते रिसेशन आने लगता है, रिसेशन आते आते इकोनॉमी डिप्रेशन में पहुंचती है, फिर रिकवरी होती है, और फिर ये साइकिल चलता रहता है। तो ये एक साइकिल बनाता रहता है इकोनॉमी में, इसको हम ट्रेड साइकिल कहते हैं। हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे इस बारे में। तो ये भी पूरी इकोनॉमी की बात कर रहा है, इंडिविजुअल लेवल की स्टडी नहीं है। तो थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होगा। सो ऑप्शन डी, ऑल दी एबव जो होंगे गिवन ऑप्शंस में से, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट मैटर के अंदर आ जाएंगे। इस तरह से ऑप्शन डी सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 20 का। और अब हम लोग आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पर। लगभग आप सारे सवाल देखोगे तो बिल्कुल सेम ही दिख रहे हैं। जैसे बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, विच वन इज़ द यूटिलिटी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सवाल में पूछ रहा है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की यूटिलिटी क्या होगी, मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, उसका इंपॉर्टेंस पूछ रहा है। यूटिलिटी मतलब उसके यूजेस, उसकी उपयोगिता। ठीक है, तो ऑप्शंस देखो। सबसे पहला ऑप्शन कहता है फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंटल पॉलिसीज के लिए ये ज़रूरी है। क्या इसके लिए इम्पॉर्टेंट है? नेक्स्ट ऑप्शन में कह रहा है या गवर्नमेंटल पॉलिसीज़ एज इन गवर्नमेंट के द्वारा जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाई जा रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ। ऑप्शन बी कहता है इकोनॉमिक ग्रोथ। ऑप्शन सी कहता है इंटरनेशनल कंपैरिजंस, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुलना करने के लिए। एंड ऑप्शन डी होगा ऑल दी एबव। तो अब आप देख लो, मैक्रो इकोनॉमिक्स की यूटिलिटी पूछी जा रही है, मतलब उसके यूजेस पूछे जा रहे हैं आपसे कि क्यों ज़रूरी है मैक्रो इकोनॉमिक्स, या आप इसको इम्पोर्टेंस बोल सकते हो। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स से बहुत सारे इंपॉर्टेंस हैं। सबसे पहला तो देखो फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंटल इकोनॉमिक पॉलिसीज़, इसके लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज किसी भी देश में अर्थव्यवस्था में किस तरह की पॉलिसीज़ बनाई जाए, इसका पता कैसे लगेगा जब तक आप पूरी इकोनॉमी के बारे में आइडिया नहीं लेंगे, पूरे इकोनॉमिक लेवल पे आप स्टडी नहीं करेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, तो किस तरह की पॉलिसीज़ बनानी है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक सिचुएशंस ऑफ द इकोनॉमी, जो भी कंडीशंस हैं ब्रॉडर एस्पेक्ट के साथ, तो किस तरह की पॉलिसी बनाई जाए, फिर उसका पता लगाना इजी होता है। तो ऑप्शन ए ठीक है। ऑप्शन बी, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी मैक्रो इकोनॉमिक्स ज़रूरी है, बिकॉज जब तक आपको पता नहीं चलेगा देश के हालात, आप ग्रोथ से रिलेटेड स्टेप्स नहीं फॉलो कर सकते। तो ग्रोथ को बढ़ाने के लिए भी मैक्रो इकोनॉमिक्स की यूटिलिटी है। नेक्स्ट है ऑप्शन सी, इंटरनेशनल कंपैरिजंस। इकोनॉमीज़ एक दूसरे के साथ कंपेयर करती हैं, कंपैरिजंस होते हैं, तो तुलना करने के लिए भी पहले इकोनॉमी के बारे में पता करना पड़ेगा। इकोनॉमी के बारे में पता कर रहे हैं एज इन ब्रॉडर एस्पेक्ट में हम बातें कर रहे हैं, तो इस तरह से इंटरनेशनल कंपैरिजंस में भी मैक्रो इकोनॉमिक्स यूज़फुल है, ज़रूरी है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, जहाँ पर आपके ऑल ऑफ दी एबव आ जाएंगे। Next question number 22, which one is the limitation? Of macro इकोनॉमिक्स। आपसे पूछा जा रहा है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का लिमिटेशन बताइए। फॉलोइंग ऑप्शंस में से सबसे पहला ऑप्शन देखेंगे हम लोग, कलेक्टिव इकोनॉमिक पैराडॉक्स।
पहला ऑप्शन। ऑप्शन बी कह रहा है इग्नोर्स इंडिविजुअल यूनिट्स। इंडिविजुअल यूनिट्स को इग्नोर करता है। ऑप्शन सी कहता है बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी कह रहा है नन ऑफ द एबव। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स का लिमिटेशन यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्या कमी है, तो देखो कलेक्टिव इकोनॉमिक पैराडॉक्स मतलब हो गया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में समटाइम्स हम कलेक्टिव मैनर में इकोनॉमिक थ्योरीज पढ़ते हैं और वो थ्योरीज हम लोगों को इंडिविजुअल लेवल पे थोड़ी विरोधाभास की तरह लगती है। मतलब जो इंडिविजुअल के केस में सही है वो इकोनॉमिक कलेक्टिव इकोनॉमिक के एस्पेक्ट में गलत लगती है, तो दैट इज़ कॉल्ड पैराडॉक्स। दो टर्म, दो जजमेंट्स जो आपस में एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर दें, विरोध करें, उनको हम पैराडॉक्स बोलते हैं, विरोधाभास बोलते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का लिमिटेशन में कहता है कि यहाँ पे आपको कभी कभी ऐसा कलेक्टिव इकोनॉमिक पैराडॉक्स देखने को मिलता है। तो देखो ये बात सही है, ये लिमिटेशन है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। बहुत सारी थ्योरीज हैं जो इंडिविजुअल एस्पेक्ट में ठीक हैं बट मैक्रो इकोनॉमिक्स में यानी कि ब्रॉडर एस्पेक्ट में वो ठीक नहीं लगेंगी। तो ये एक कमी है मैक्रो इकोनॉमिक्स की कि ये कलेक्टिव मैनर में बात करता है, इंडिविजुअल मैनर पे बात नहीं करता। तो थ्योरीज समटाइम्स पैराडॉक्स कर जाती हैं, एक दूसरे को रिलेट ना करके कॉन्ट्राडिक्ट कर जाती हैं। ऑप्शन बी कहता है इग्नोर्स इंडिविजुअल यूनिट्स। देखिए ऐसा है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में जब भी पढ़ोगे तो माइक्रो के वेरिएबल्स को वी हैव टू कीप कांस्टेंट, ऐसा हम लोगों ने बहुत स्टार्टिंग में ही पढ़ा है, मतलब चैप्टर में ही पढ़ा है कि हाँ मैक्रो की स्टडी करते वक्त माइक्रो का कांस्टेंट होना ज़रूरी है एंड माइक्रो की स्टडी करते वक्त मैक्रो का कांस्टेंट होना ज़रूरी है। तो ऑप्शन बी भी एक लिमिटेशन है कि इंडिविजुअल यूनिट्स को ये कहीं ना कहीं इग्नोर करता है। तो ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 22 का, जहाँ पर बोथ ए और बी होंगे। नन ऑफ द एबव इसका राइट आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 23, जहाँ पर सवाल में कह रहा है द स्टडी ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखो सवाल लगभग सेम है बट ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपके आंसर्स जो हैं वो वैरी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप देखते जाना। सवाल में कह रहा है कि जो सब्जेक्ट है, जो द सब्जेक्ट ऑफ द स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज, ऑप्शंस है पहला द प्रिंसिपल ऑफ नेशनल इनकम, ऑप्शन बी the principle of consumer, option C the principle of producer, and option D जहाँ पे है none of these। तो सवाल में है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी के अंदर हम कौन से सब्जेक्ट को लेते हैं। मैक्रो एज इन ब्रॉड एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं और ब्रॉडर एस्पेक्ट वाला ऑप्शन ढूंढें तो सबसे पहला बोलता है प्रिंसिपल ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम ब्रॉडर एस्पेक्ट का टर्म है तो इट शुड बी इंक्लूडेड अंडर द मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, बट स्टिल आप बाकी के ऑप्शंस को भी एक बार ज़रूर देखें। ऑप्शन बी कहता है द प्रिंसिपल ऑफ कंज्यूमर। सी यहाँ पे कंज्यूमर बोल रहा है, कंज्यूमर्स नहीं कह रहा, या फिर होल इकोनॉमी के एस्पेक्ट में बात नहीं हो रही। ऑप्शन बी नहीं होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ प्रोड्यूसर। अगेन एक प्रोड्यूसर की बात हो रही है, ये माइक्रो का पोर्शन है, नन ऑफ दीज नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 23। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24, जहाँ पे कह रहा है जनरल प्राइस। सारे क्वेश्चंस ना अब आपको काफ़ी मिलते जुलते से हैं, बहुत ज़्यादा
अलग अलग सवाल अब आपको नहीं दिख रहा है, वही है माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। तो हम लोग एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स इज बीइंग स्टडीड अंडर विच ब्रांच। ओके, दिस शुड बी अ डिफरेंट क्वेश्चन, तो इसको एक कर लिया जाए। एंड क्वेश्चन में कह रहा है द सब्जेक्ट मैटर 24 नंबर the subject matter of economics is being under which branch, being under which branch। ऑप्शंस देखेंगे हम लोग। पहला ऑप्शन है माइक्रो इकोनॉमिक्स, ऑप्शन बी है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। सवाल समझना होगा पहले हम लोगों को। क्वेश्चन में कह रहा है कि इकोनॉमिक्स की जो स्टडी है, जो सब्जेक्ट मैटर है इकोनॉमिक्स का, वो किसके अंडर स्टडी किया जाता है। तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स जो है वो हम इंडिविजुअल एस्पेक्ट में पढ़ते हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स हो जाता है। अगर हम इन इकोनॉमिक्स के ही सब्जेक्ट मैटर को ब्रॉडर एस्पेक्ट में पढ़ते हैं, एग्रीगेट लेवल पे पढ़ते हैं, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स हो जाता है। तो दोनों तो हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर 24 का, जहाँ पे बोथ ए एंड बी होगा इस सवाल का सही जवाब। और इसी के साथ हम लोग इस सवाल को मतलब ये जो हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, इसको हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। और फर्स्ट पार्ट इंट्रोडक्शन का जो चैप्टर हमने बांटा हुआ था, 2 चैप्टर में हम बात कर रहे थे। एक में हम माइक्रो मैक्रो से लेकर के इकोनॉमिक्स और उसके बेसिक डेफिनेशंस को डिस्कस कर रहे थे। उससे रिलेटेड सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, पॉसिबल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमने यहाँ पे डिस्कस करे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे, उनके MCQ क्वेश्चंस जो हैं उनका डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, और भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो हैं वो आप डिफरेंट बुक्स में से देख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू।